ओ हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मधु मैडम, आवाज आ रही है ना? स्क्रीन क्लियर है? जी जी। हम्म। हाँ, स्क्रीन है, क्लियर है सर। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ये डीपीपी जो पिछला था वो देख लो। मैं कॉल दे रहा हूँ आपको, तो जिसने भी कोई पूछना हो इसमें तो आप डिस्कस कर सकते हो। यस, फ्रॉम 1 to 5, एनी क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। किसी का 1 से लेके 5 तक का प्रॉब्लम हो, 1 to 5। 6 तक देख लो बेटा, 6 तक प्रॉब्लम किसी का, अप टू 6। 6 से आगे चलो, 11 तक किसी का प्रॉब्लम, अप टू 11। अप टू 11 बेटा रिस्पॉन्स करते जाओ, यस या नो कुछ, अप टू 11। 12 to 16, 12 to 16। नहीं है तो लेट्स सी। in last class I told you that in next class we will start the organic chemistry. In organic chemistry we will take some questions, और उसके अकॉर्डिंग जो जो हमारा नॉलेज होगा उस हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। बट फॉर दिस इट इज मस्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, इट इज मस्ट योर इन्वॉल्वमेंट, कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी चीजें जो है कि जो मिसिंग होंगी वो हम मिसिंग फिल करेंगे। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं पहले वाला, द करेक्ट, इसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम लेंगे हम, बिकॉज सारी ऑर्गेनिक एक दूसरे से रिलेटेड ही होती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, correct order of reactivity for electrophilic substitution aromatic, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक। इसमें से मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, ये बेंजीन रिंग है, OH या NO2 गिवन है। सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं, OH ओ मिथाइल गिवन है, ओनली फिनोल गिवन है, एंड एक आपका हेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन ऑफ फिनोल है। ये सपोज आपका फर्स्ट एज्यूम कर लो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखना है आपको, तो हिंट में दे देता हूं आपको, फिर आंसर आप निकालोगे, जिससे थ्योरी भी क्लियर होता जाए, क्वेश्चन भी क्लियर होता जाए। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये इसका मतलब जो मेन सब्सटेंस है वो फिनोल है आपका, यू नो, दैट इज द फिनोल। अब फिनोल में कोई ना कोई हमने ग्रुप लगा रखे हैं, ग्रुप बाद की बात है। फिनोल क्या करता है, इसमें फिनोल में जो O के पास लोन पेयर होता है, इसकी अवेलेबिलिटी बेंजीन रिंग में करवाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस के थ्रू जाते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस करेगा, इट मीन्स ये प्लस आर ग्रुप है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जहां से जाएंगे तो ये इस पोजीशन पे रेजोनेंस में इस पोजीशन पे आएंगे। एंड विद रिस्पेक्ट टू फिनोल, यू नो, that is the ortho position, that is also ortho position, that one is the para position. Now if you want to attack the electrophile, then electrophile can attack on electron rich area, because
What is the electrophile? Electrophile, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, एनी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। कोई भी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे अटैक करेगा, तो ये ऑर्थो पर या पैरा पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। वहां के H पॉजिटिव को हटाएंगे, E पॉजिटिव आ जाएगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जिस बेंजीन में अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब बेटा इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पर अटैक करना है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करना है, तो जहां ऑर्थो और पैरा पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस आएगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसका आंसर डिसाइड करो बेटा, इस कॉन्सेप्ट से क्या आंसर आएगा निकालो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। क्या आंसर होगा, लेट मी नो। रिस्पॉन्स करो बेटा, ऑर्गेनिक क्लियर करनी है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज मस्ट। मेरा वेट मत करो कि बस मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ, उसका क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं। रिस्पॉन्स करो, फिर उससे क्या है, गलती होगी तो ठीक हो जाएगी। ऑर्गेनिक में एक पैटर्न सीख लिया तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको उसका। बोलो बेटा, कोई बच्चा रिस्पॉन्स करो, प्रिपेयर करने के लिए आए हो, रिस्पॉन्स करो बेटा। सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रिस्पॉन्स करो बेटा। सर 4231। हाँ दीपांशु, आपका आंसर है 4231। 4 सबसे ज्यादा कह रहे हो ना, 4231। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता रहे हो बेटा दीपांशु? दीपांशु 431 क्या बताया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। मतलब I1 सबसे लो है ना? या ओके, लेट मी सी। देखो, ये आपने सबसे लोवेस्ट, इट वन इज द लोवेस्ट एंड इट वन द हाईएस्ट। यू टेल मी दैट इज द ऑर्डर। नाउ लेट्स सी। देखो, सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जितने ग्रुप लगे हुए हैं इनका इफेक्ट आप डिसाइड करो। अब सपोज आप इफेक्ट डिसाइड करोगे तो ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पैरा पोजीशन पे है तो -R ग्रुप भी आएगा, रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लेके आएगा इधर वाले इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी NO2 ग्रुप की हाईएस्ट होती है। इवन NO2 ग्रुप आ जाए बेटा, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, NO2 ग्रुप एंड फ्लोरीन आ जाए और आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो आपने बोलना NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन से भी ज्यादा है। अगर सिंगल एलिमेंट होते तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, लेकिन यहां पर देखो मोस्ट कौन होता है, फ्लोरीन। सेकंड नंबर पे कौन होता है, ऑक्सीजन। फिर कौन होता है, नाइट्रोजन। ये ऑर्डर होता है। लेकिन इस स्पीसीज में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का सम आ गया, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन आ गए। दैट्स वाई जो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर आ जाए NO2 और F में किसका ज्यादा है, देन यू विल गिव NO2 ग्रुप। तो NO2 का -R भी है और -I ग्रुप भी हाई है, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। इट्स ओके। नाउ इन दिस केस देखो, OMe है, लेकिन OMe ऑर्थो मेटा पोजीशन पे, जब मेटा पोजीशन पर होता है तो रेजोनेंस कंसीडर नहीं करना आपने, रेजोनेंस का इफेक्ट इसको नहीं मिल पाएगा, वो ऑर्थो और पैरा पर होता है। तो सिर्फ आपको इसका मतलब ऑक्सीजन का -I इफेक्ट कंसीडर करना है। तो इसमें माइनस आ रहा है, ये भी डीएक्टिवेट कर रहा है, ये भी डीएक्टिवेट कर रहा है। यहाँ एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कुछ नहीं है आपके पास, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कुछ नहीं है। और फिनोल में Cl आ जाए, इट शुड बी आल्सो कीप्ड इन माइंड कि जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो एक तो मेटा पोजीशन पे है तो रेजोनेंस तो वैसे भी नहीं लेना है, लेकिन ऑर्थो पैरा पर भी रेजोनेंस इसका लेस डोमिनेंट होता है, इसका -I इफेक्ट ही आपने ज्यादा लेना है। तो इसका मतलब इन सब के अंदर, इन सब में डीएक्टिवेट कर रहा है, कौन डीएक्टिवेट कर रहा है, तीनों ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में, फिनोल के कंपैरिजन में। इट्स मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो आपका फिनोल ही हो गया। जो फिनोल में ये जो ग्रुप लगे हुए हैं सबसे ज्यादा एक्टिवेशन आपका फिनोल का ही आ गया। तो सबसे जो मैक्सिमम आप करोगे
इसके अंदर वो तो आपका आ गया थर्ड, और मिनिमम जो आ गया सबसे ज्यादा डीएक्टिवेशन -R और -I के थ्रू भी कर रहा है, तो -R और माइनस थ्रू मोस्ट डीएक्टिवेटेड, मोस्ट डीएक्टिवेटेड, बिकॉज -R -I दोनों ही बाहर जा रहे हैं। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन -R और -I ने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, मोस्ट डीएक्टिवेटेड। और इन सब के कंपैरिजन में ये एक्टिवेटेड, मोस्ट एक्टिवेटेड, इन 4 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये मोस्ट एक्टिवेटेड हो गया। अब मोस्ट एक्टिवेटेड हो गया तो 1 सबसे कम, लोवेस्ट, बिल्कुल ठीक। बट यहां आप थोड़ा मिस कर गए फोर्थ में मिस करने का रीजन भी बनता था, कहीं आपने रेजोनेंस कंसीडर कर लिया होगा, बिकॉज एक तो मेटा पोजीशन पे है तो वैसे ही रेजोनेंस नहीं आएगा, कंसीडर ही नहीं होना है। लेकिन ऑर्थो पैरा पे भी होता है, तब भी हेलोजन होते हैं, तब हम कंसीडर नहीं करते। इन केस ऑफ हेलोजन, कौन से? इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इंडेक्ट -I डोमिनेंट इफेक्ट है, -I डोमिनेंट देन इनके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के +R से, बिकॉज इनका जो होता है कार्बन के साथ ये दे रहे हो आप रेजोनेंस, और कार्बन 2p ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन 3p का होता है या 4p 5p, तो रेजोनेंस का पावर कम होता चला जाता है, तब भी -I कंसीडर करना था। बट इसमें -I और इसमें भी -I। अब ये OCH3 का -I है और उधर Cl का है, तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इसका मतलब हर एक लेवल पर आपका जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो OMe और Cl में देखो O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो आपकी है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, लेकिन Me का +I इफेक्ट भी आ रहा है, O का -I आ रहा है, इसका +I आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको इसके कंपैरिजन में ये कुछ एक्टिवेट हो गया। +I का मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा दिए, तो क्लोरीन के कंपैरिजन में ये ईथर वाला जिसमें OCH3 ग्रुप है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपका ये आंसर रॉन्ग गया, और इसका मतलब सबसे आपका बेटर था, आंसर बेटर था आपका। देखो आपने जो हाईएस्ट जो फोर्थ किया आपने लोवेस्ट किया, तो उल्टा कर दिया आपने से। बस पॉइंट ये था कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से लगाया नहीं। तो फर्स्ट जो होगा वो लोवेस्ट ठीक कर दिया था आपने, फर्स्ट लोवेस्ट, लेकिन यहाँ फोर्थ में थोड़ा मिस्टेक हो गया आपके क्लोरीन से। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, देखो इसका मतलब सबसे कम जो होगा फर्स्ट होगा, और सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका थर्ड होगा। अब रह गया इन दोनों में बात, इसमें भी -I है, इसमें -I है, लेकिन -I के साथ इसमें +I भी है। इसमें +R हो सकता है, लेकिन +R मेटा पे तो नहीं होगा ना, ऑर्थो मेटा पे पड़ा है ये, तो इसलिए ये कंसिडर बिल्कुल ही नहीं करना। अगर ये ऑर्थो पे होता तो ये ज्यादा होता क्लोरीन वाला। तो इसका मतलब यस सर। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो एक्चुअली मैंने Cl को मिथाइल ग्रुप समझ लिया था। हाँ बेटा वो Cl आएगा, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर यही Cl सपोज ये भी ऑर्थो पे होता, ये भी ऑर्थो पे होता, तो इसका +I तो होता, लेकिन इसका +R ज्यादा डोमिनेंट लेते, थोड़ा बहुत तो आता ही ना R इसके कंपैरिजन में। तो अभी क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका? फर्स्ट से ज्यादा कौन सा आएगा? देखो अगर मेटा पोजीशन पे है तो फर्स्ट से ज्यादा आ जाएगा सेकंड, सेकंड से ज्यादा नहीं, फर्स्ट से जाएगा फोर्थ से ज्यादा सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं थर्ड। तो इधर से इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इज इट क्लियर? किसी और को भी कोई डाउट है तो पूछता जाए, डिस्कस करता जाए। ऑर्गेनिक में जितना फायदा डिस्कशन से मिलेगा उतना किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिलता, एक एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, देखो मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, थोड़ा बहुत ऊपर से रिलेटेड भी हो जाएगा तो फिर दोबारा आ जाएगा। मैंने एक एसेशन दिया आपको, फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथॉक्सीफिनोल, और इसमें दे दिया दूसरा रीजन, OCH3 shows +I इफेक्ट। पहला पॉइंट तो अपने को पहले ये दोनों देखने हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, इनमें कोई तो सही है, तो क्या हम इस एसिडिक कैरेक्टर को इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं? बताओ आंसर इसका, एक्सप्लेन करो। पहले ये पॉइंट उठाओ बेटा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथॉक्सीफिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामेथॉक्सीफिनोल।
सही है या गलत है? क्या आंसर देंगे इसका? बोलो बेटा, बोलो ना, बोलोगे तभी तो डिस्कशन होगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा डिस्कशन? इतने सारे बच्चे बैठे होते हो, बोलते ही नहीं हो, ऐसे लगता है जैसे बस ओपन करके और साइड में कुछ काम लग गए कोई और, घर वालों को लग रहा है बस पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव के साथ आओ ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ आओगे, पॉजिटिव ले जाओगे। सही है। पहले वाला सही है। पहले वाला आप कह रहे हो सही है। दूसरे वाला? सेकंड बेटा, सेकंड बताओ। ओ माइनस ओ सी एस थ्री, वो तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या सीखा आपने? रॉन्ग है। आर के बता रहे हैं रॉन्ग है। और कोई? देखो, फिनोल, पहले हम इसी पॉइंट पे जाते हैं। फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथोक्सीफिनोल, अभी लिखा था हमने। ये बेटा फिनोल है, ऊपर वाले क्वेश्चंस को ही सपोर्ट किया है मैंने, इस क्वेश्चन में सपोर्ट दिया उसको, ये फिनोल आ गया। और फिनोल की मेटा पोजीशन पे चले गए आप। मेटा पोजीशन में OCH3 आ गया, तो मेटा पोजीशन पे जो OCH3 आता है, तो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो ले नहीं सकते हम, सिर्फ इसका माइनस आई इफेक्ट लेंगे। रेजोनेंस नहीं लेते बेटा, याद रख लो बात, रट लो बात, कि जो आर इफेक्ट होता है वो किसी की, ये फिनोल के कंपैरिजन में ऑर्थो मेटा पैरा, ये मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस कंसीडर नहीं होती कभी भी। रेजोनेंस इज नॉट कंसीडर्ड एट मेटा पोजीशन। तो रेजोनेंस तो लेना ही नहीं है। अब क्या हुआ आपके पास, OCH3 आ गया मेटा पोजीशन पे। OCH3 का इफेक्ट इंडक्टिव ले सकते हो, तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। अब जब फिनोल में आप H पॉजिटिव निकालते हो तो O नेगेटिव आता है, H पॉजिटिव निकालते हो तो O नेगेटिव आता है। O नेगेटिव फैक्टर जितना स्टेबलाइज होगा, अब ये चार्ज जितना खत्म होगा, ये वाला चार्ज तो यहां तक पहुंचेगा, देखो बेंजीन रिंग तक, लेकिन ये वाला चार्ज बेंजीन रिंग से निकल करके O की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है हमारे पास, माइनस O की तरफ जा रहा है इधर, कि माइनस आई भी आ रहा है। और माइनस आई के साथ CH3 का, इधर O का माइनस आई, इसका जो होता है CH3 है, तो CH3 जो है वो आपका प्लस आई भी होगा, लेकिन O पास में है तो माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट है। इसका मतलब फिनोल के कंपैरिजन में मेटाफिथोक्सीफिनोल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट होता है सेम, लेकिन हल्का सा ये ज्यादा होगा। तो पहला जो हो गया आपका, पहला पॉइंट देखो आपका, पहला रोंग हो गया इसका मतलब। और OCH3 सो ये सही हो गया, देखो ओ, ये भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। OCH3 शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट थोड़ी होगा OCH3 का, माइनस आई इफेक्ट आएगा इफ एसरसन एंड रीजन आर फॉल्स आ रहे हैं इसमें। तो OCH3, बाकी ऐसा कभी केस आ जाए जैसे इसमें काफी ये क्लोज है, एक्चुअली हमें इसका डेटा देखना पड़ेगा OCH3 का, क्योंकि माइनस आई भी है प्लस आई भी है। तो जब भी आपका रिएक्टिविटी हो तो इट्स ओके, लेकिन पीएच देखना हो, तो पीएच देखना हो तो फिर हम इसकी जब बिल्कुल क्लोज होते हैं तो के की वैल्यू पर जाना पड़ता है हमें, कि इन दोनों में के का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, फिनोल का ज्यादा होगा या OCH3 का ज्यादा होगा। बट ओवरऑल अभी हमें ये जो है O का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, O का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो माइनस आई और एफ आई से ये लग रहा है कि इसको स्टेबिलिटी थोड़ी सी इससे ज्यादा मिल रही है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इसका। फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथॉक्सी फिनोल, तो ये डेटाबेस क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा हमें डेटा चेक करना पड़ेगा इसका। तो लेट्स सी द डेटा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि OCH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर OCH3 नहीं होता बेटा, अगर ये सिर्फ फिनोल पर हमारे पास CH3 होता देन इजी था। अगर हमारे पास CH3 होता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आया ना, O तो है ही नहीं, O है नहीं तो CH3 है, ऑर्थो पैरा पर होगा या मेटा पर होगा तो हम देख लेंगे, और पैरा होगा देखो OCH3 से नाइट्रो ग्रुप होगा, चाहे ये ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, पैरा पर हो, इसका भी बता दो साथ के साथ। अगर इसके NO2 ग्रुप है, ऑर्थो पर है, मेटा पर है, पैरा पर है,
ऑर्थो पर है, मेटा पर है, पैरा पर है। इसका आई थिंक ये थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल केस है, इन दोनों का अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। मे बी जो के है थोड़ा सा फिनोल का ज्यादा होता है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन डेटा चेक कर लेना एक बार। OCS3 है, तो जो उस बच्ची ने एक आंसर दिया सही हो सकता है वो, बट रहेगा डेटाबेस। अगर अकेला ग्रुप है जैसे ये, इसमें निकालो जरा, CS3 में ऑर्थोमेटा पैरा और इर्थ में ऑर्थोमेटा पैरा। तो इसमें क्या होते हैं कि कई बार ये बिकॉज के ए वैल्यू है, और एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिसाइड करता है। जैसे हम सिर्फ ये नहीं ले सकते कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट ले रहे हैं, रेजोनेंस ले रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। और वो प्रॉब्लम सिर्फ प्रैक्टिस से रिमूव हो सकता है कि जब तक हमको उनके के ए की वैल्यू याद हो, या हम किसी ट्रिक से उनको याद कर लें। जैसे आप देख रहे हो ये फिनोल है, अब फिनोल में OH के कंपैरिजन में नाइट्रो ग्रुप कहीं भी आ जाए तो -I और -R वाले इफेक्ट लेके आएगा। ऑर्थो पैरा पे -R भी होगा, और जो ऑर्थो मेटा पैरा, इस तीनों पे -I भी होगा, है ना। तो ऑर्थो मेटा पैरा तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन तो ऑर्थो और पैरा देने चाहिए, -I माइनस, तो सबसे ज्यादा तो आपका ऑर्थो और पैरा होना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ऑर्थो में रख लें अपने, तो ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी OH के बीच में, तो जितना होना चाहिए उससे, भाई ऑर्थो और पैरा में -I ज्यादा होता है, ऑर्थो को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑर्थो से यहां पर थोड़ा सा पैरा ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू लेस। क्यों हुआ, होना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका होगा। कहोगे सर आप ऑर्थो पर -I इफेक्ट ज्यादा है और पैरा पर R बराबर है, तो उस हिसाब से ऑर्थो को ज्यादा होना चाहिए, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो थोड़ा सा पैरा से कम हो जाएगा, और उससे कम आपका क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। तो क्या याद रख सकते हो आप, देखो इसको याद रख सकते हो, मेटा ऑर्थो पैरा मोप, मोप याद रख सकते हो, MOP मोप, मोप कह सकते हो इसको आप, जब भी आपका फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर आ जाए। और वन थिंग मोर, अगर आपको किसी को और डिटेल्स देखनी हो, अगर थ्योरी पढ़ना हो, तो सारा कुछ अवेलेबल है अपना, जो ऑनलाइन पर लेक्चर बना बना के ऑर्गेनिक के डाल रखे हैं, मैंने भी डाल रखे हैं, विवेक सर के भी होंगे, बाकी टीचर्स के भी होंगे जो जो पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक जो है काफी डिटेल स्टडी है वहां पर। तो याद रख सकते हो कि अब अगर हमारे पास OH और NO2 ग्रुप आ जाए, तो फिनोल से ज्यादा जितने भी नाइट्रो हैं वो ज्यादा एसिडिक होंगे, लेकिन मोप सब, इन तीनों में मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा पैरा। और अगर ये मिथाइल वाला याद करना है तो उल्टा कर देना, क्योंकि इसका +I इफेक्ट है, पोम, मोप का उल्टा कर देना पोम। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो पैरा और ऑर्थो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है पैरा ऑर्थो, बिकॉज बहुत सारे और फैक्टर डिसाइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली आपको के वैल्यू पर जाना होगा। दैट्स वाई मैं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं कि अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन और आपको क्लियरिटी आएगी इस क्वेश्चन में, कि अगर फिनोल में CS3 ग्रुप है ऑर्थोमेटा पैरा पर, तो पोम याद करना, जिसमें भी पो में PO पो दोनों का सेम, पैरा और ऑर्थो का पीएच देखोगे तो बिल्कुल इनकी के की वैल्यू देखोगे तो सेम आएगी, और उससे ज्यादा मेटा। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे नाइट्रो वाले ग्रुप में, तो मोप उल्टा कर देना, पोम का उल्टा, इसमें पोम में P और O बराबर है, मोप में MOP इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आ जाओ इस पॉइंट पर, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका के वैल्यू देखना पड़ेगा, शायद एनसीईआरटी में लिस्ट में तो शायद गिवन नहीं है, तो हमें ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा किसी का। ये एनसीईआरटी में दे रखी है इनकी पी के वैल्यू। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आई वाला इफेक्ट भी देख रहे हैं, देखो इसमें क्या कर दिया उसने, OCS3 डाल दिया, OCS3 डाल दिया तो -I इफेक्ट भी आ रहा है, और CS3 का +I इफेक्ट भी आ रहा है। तो एक स्टेबलाइज करेगा, दूसरा डिस्टेबलाइज। तो फर्स्ट साइट में तो ऐसा लगता है कि ये माइनस वाले को, माइनस वाला पास में तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बट फिर OH जो है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है ऑर्थोमेटा पोजीशन पे, तो वो भी डिसाइड करेगा। तो अल्टीमेटली के डिसाइड करेगा। आई थिंक इसका के थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, के जो पीके ज्यादा होता है तो के इसका ज्यादा हो जाता है, के इसका हाई होता है फिनोल का। फिनोल स्लाइटली इनसे ज्यादा एसिडिक है OCS3 से। तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में होते हैं, दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब तक आप इनकी वैल्यू डेटा याद नहीं होंगे तब तक आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, किसी को डाउट? ये शायद आया भी है एक साल किसी ईयर में क्वेश्चन। सर गूगल पे दिखा रहा है फिनोल ज्यादा एसिडिक है ना, वही मैं कह रहा हूँ। ये देखो मैंने के ज्यादा लिखा है, तो उसमें क्योंकि पी के वैल्यू से डिसाइड होगा। थियोरेटिकली सोच रहे थे तो ये ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये देखो, इसलिए मुझे कभी किया हुआ क्वेश्चन होगा तो याद आ रहा था मेरे को के वैल्यू, तो मैंने इधर लिख दिया हाई, ये वाला हाई है, के इसका ज्यादा है
फिनोल का। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन, मतलब ऐसे केसेस जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि आप कॉन्सेप्ट से सीधा नहीं सोल्व कर पाओगे, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितनी के ए वैल्यू की कर रखी होगी, उतना आपका बेटर रिजल्ट होगा। अब आ जाओ बेटा, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये आपके पास कंपाउंड है CH3 थ्राइस, कॉपी पेन साथ में रहते ना, रखे रखना बेटा, काम करते जाना साथ में। ये कंपाउंड दे दिया मैंने ऑर्गेनिक। कभी भी एग्जाम में अगर आप बेटा प्रॉब्लम करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम के बारे में बता दूं, ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम सीधा कभी सोल्व नहीं करना। यू नीड टू ओपन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एंड देन स्टार्ट टू पॉन्डरिंग। पहले आप उसको देखना, स्ट्रक्चर बनाना, सीधा सोल्व करने की मत कोशिश करना, स्ट्रक्चर बना के देखना, फिर उस पर थोड़ा सा पॉन्डरिंग करना, विचार करना कि भाई क्या कोई और प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ रही है, फिर आंसर देना। जल्दबाजी नहीं कभी भी ऑर्गेनिक में। और हमारे पास क्या है कि उसने ये प्रॉब्लम दे दिया और हमें ऐसे ऑप्शन भी दे दिए CH3CH। मेरे ऑप्शन लिखने के साथ साथ आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो उसका। अभी 2-3 क्लास, जब तक आपके एग्जाम, जब तक आपको क्लासेस मिलती हैं, 2-3 क्लास में कंटिन्यूअसली इस ऑर्गेनिक पर डिस्कशन करूंगा आपसे। तो होल ऑर्गेनिक में जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी आती है वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम आ गई आपके पास CH3CCl, ये CH3CH3, और एक ले लेते हैं ये CH3CH3, वैलेंसी पूरी करके देख लेना आप, CH2Cl। ये हमारे पास बेटा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन निकालो क्या हो सकता है। 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं हम इसको। बताओ बेटा किसका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं जो मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, जो काफी अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी उसमें प्रॉब्लम फील करते हैं, तो वो मेरे को भेजते रहते हैं। वही वाले सिलेक्ट करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें हर एक में। लेट्स बेटा लेट ट्राई। बताओ क्या हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से। एनीबडी गिव रिस्पॉन्स। वैलेंसी पूरी कर लेना, जहां हाइड्रोजन कम हो वहां हाइड्रोजन काउंट कर लेना। क्या लगता क्या है आपको, क्या होना चाहिए। इससे क्या समझते हो, इसने 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इससे क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्या रिएक्शन करना चाहिए हमें। फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं, कैसे फ्रीडल क्राफ्ट पे कैसे चलेंगे आप। वो तो बेंजीन रिंग पर होती है, बेंजीन कहाँ है यहाँ पर। सॉरी, फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल, अच्छा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल से। अच्छा और क्या सोचते हो बेटा, देखो बोलो। अच्छा जरा सोचो, सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, सबस्ट्रेट की कैटेगरी क्या है, क्या बोलोगे सबस्ट्रेट को। एल्कोहल है, फिनोल है, एल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। हाँ तो एल्काइल हैलाइड में बताओ बेटा, अगर एल्काइल हैलाइड दो टाइप की रिएक्शंस करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो यहां क्या होगा। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। क्यों एलिमिनेशन, आपकी आवाज में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया आपने, क्वेश्चन मार्क से पूछा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन डायरेक्ट बोलना चाहिए था। एलिमिनेशन क्यों, एलिमिनेशन। सर सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है। गुड बेटा, एक तो ये सीधा सा रीजन दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट करें किससे, कुछ दे थोड़ी रखा है जिससे सब्स्टिट्यूट करें। और दूसरा बेटा, कभी भी जब आप टेम्परेचर हाई देखते हो, जब आपका टेम्परेचर होता है, हीटिंग होती है, तो हीटिंग हमेशा, चाहे सब्स्टिट्यूएंट दे भी रखा हो ना, तो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो हीटिंग हमेशा प्रेफर करना एलिमिनेशन में।
जब भी हीटिंग आए तो एलिमिनेशन को प्रेफर करना है। अब एलिमिनेशन होगा कैसे, देखो अब इसका मतलब होना तो एलिमिनेशन है। तो ये हमारे पास सपोज सबस्ट्रेट है, अब सॉल्यूशन पे जा रहा हूं मैं, देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। इवन बेटा ये देखो आपके पास 1 डिग्री है, CH2Cl 1 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये मोर हिंडर्ड है। इस जगह पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है बेटा, तो ये मोर हिंडर्ड स्पीसीज है। तो मैं आपको फिर यहां पर एक अगेन आई रेकमेंड यू, इफ यू वांट टू सी द, मतलब जब भी आप कार्बोकेटाइन बनाना चाहते हो या सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का देखना चाहते हो, तो जब आपके पास हिंड्रेंस ज्यादा हो, मोर हिंडर्ड हो, तो प्रेफर करा करो कार्बोकेटाइन, प्रेफर टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। भाई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि कोई 2-3 डिग्री होगा या एलाइल बेंजाइल होगा तब कार्बोकेटाइन बनाए। मैं आपको 3 डिग्री एलाइल और वो तो जनरली बनाते ही है, मैं जनरली एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, मोर हिंडर्ड हो तब भी आप प्रेफर करना कार्बोकेटाइन। तो यहां पर बेटा हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे इसको कि हम इसको कार्बोकेटाइन बनाएं। एलिमिनेशन तो करना ही है, निकालना ही है, एलिमिनेशन में भी तो हाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे ना, तो आप प्रेफर करोगे, रूट फॉलो करोगे, you will go in this way, CH3 C CH3 CH3 CH2 positive, that is the 1 degree carbocation, and it have a tendency to migrate of methyl group to form more stable 3 degree carbocation। तो अब क्या होगा, यहां पर मिथाइल शिफ्ट होगा, तो CH3 यहां आ जाएगा। अब ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा आपका एग्जाम टाइमिंग लेता जा रहा है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन के लेवल थोड़े इंक्रीज होने वाले हैं एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब Cl गया, पहले तो यही पता करना था कि 1 डिग्री के चक्कर में नहीं फंसना था, हमें हिंड्रेंस मोर हिंड्रेंस से देखना था। अगर सबस्ट्रेट में मोर हिंड्रेंस इज प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, देन वी गो from the carbocation to form the carbocation, and carbocation always has a tendency to form more stable carbocation। तो ये 1 डिग्री था, इससे सीधा देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में हो गया। अब आप एलिमिनेट करोगे H पॉजिटिव का, बिकॉज Cl नेगेटिव तो एलिमिनेट कर चुके आप, तो H पॉजिटिव कहां से एलिमिनेट करोगे बताओ बेटा, इतना तो हम करते ही हैं, कहां से करें, देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी यहां से भी है, यहां से भी है और यहां से भी है, तो कहां से होनी चाहिए, इन CH3 से या CH2 से निकलना चाहिए H? CH2 CH2 से, गुड, जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां से निकलेगा, बिकॉज यही आपका जो है वो रूल भी है, इसी को आप सेटजेब रूल बोलते हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए H यहां से निकालेंगे हम, H यहां से निकालेंगे और प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। देखो H निकालोगे तो प्रोडक्ट बना दो, तो ये प्रोडक्ट आ गया, देखो फाइनली, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, CH3 CH CH3, हर जगह कॉन्सेप्ट है, देखो हर जगह कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है हमारे पास। पहला कॉन्सेप्ट यही था कि जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था तो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन करने के लिए भी हमारे पास E1 E2 दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, तो एलिमिनेशन कौन सा करें, अगर हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है तो हम सबसे पहले क्या करें, मोर हिंड्रेड है तो कार्बोकेटाइन बनाएं। कार्बोकेटाइन में अब ये प्रोबेबिलिटी देखें कि उसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो सकता है क्या, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखें, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया तो इसमें अब ये देखें कि H कहां से निकालें, जहां पर लेस H हो, इस कार्बन पे लेस H है और इस पे मोर H है, so we have to go for removal of hydrogen at this group CH2, not on CH3, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो साथ के साथ डिस्कस करो, और डाउट तब आएगा जब अपने हाथ से प्रॉब्लम बनाते जाओगे बेटा, सॉल्यूशन जो है अपने साथ के साथ खुद हाथ से बनाते जाओगे तभी पता लगेगा कि भाई क्या मिस्टेक हो सकती है। तो सर जो होफमैन प्रोडक्ट बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वो कब है? हाँ हाँ बेटा, होफमैन कब बनेगा वो कुछ चीजें ध्यान रख लेना। अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो, कभी भी पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप याद रख लेना, पुअर लिविंग ग्रुप में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, मतलब फ्लोरीन हो, जैसे यहाँ क्लोरीन था ना, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हो, ये अटैच हो, या NH2 ग्रुप वाला 3 डिग्री अमीन हो, NH वाले ग्रुप हो या OH वाले ग्रुप हो,
OR वाले, तब आप हमेशा होफमैन प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। या स्ट्रॉन्ग बेस हो, हीटिंग नहीं हो, एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 हो, तब हम होफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तो बहुत रेयर केसेस हैं, तो आप होफमैन वाले रेयर जो 3-4 केस हैं वो याद कर लो, अदरवाइज आप हमेशा इसके तरफ जाओगे। ये जो आपका सेथजेफ है, इसको सेथजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनती है तो सेथजेफ होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा मैं दे रहा हूं आपको, ये वाला। हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसमें हम कर रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेजर प्रोडक्ट निकालना है, क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मेजर प्रोडक्ट निकालो बेटा, मेजर प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे नाम बताओ उसका, मेजर प्रोडक्ट क्या बनना है। यस बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? 1 chloro 2 methyl propane। यस बेटा, आपका आंसर लिख दिया मैंने, 1 chloro 2 मिथाइल प्रोपेन। और एक और बनेगा मेजर मेजर बताना बेटा, ये टू एक में ही बताना है, मेजर बताना बेटा। सब मेजर है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, हाँ, 2 टू मिथाइल, क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो टू क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ओके बेटा, लेट्स सी। देखो, अगर हमारे पास ब्रोमीनेशन हो, एक्चुअली क्या है कि ये है एल्केन, 2 मिथाइल प्रोपेन जो है CH3, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। अब ये एल्केन का हेलोजिनेशन है बेटा, याद रखना, अगर ब्रोमिनेशन हो तो क्लियर कट है कि 3 डिग्री अगर बनता होगा तो वो स्टेबल होता होगा, लेकिन मोनोक्लोरिनेशन में एक सिलेक्टिविटी रेशो होता है। वो रेशो पढ़ा होगा आपने, 1:3 रेशो इंटू 5। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। जब भी आपको प्रोडक्ट बनाने हो तो पहले आप क्या करो, जैसे पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी सेड यू कि भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे वाली प्रॉब्लम है।
हेलो। हाँ बेटा, देखो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप एल्केन का हेलोजिनेशन करते हो तो पहले ये देखा करो प्रोडक्ट कितने टाइप के बनेंगे। देखो यहाँ पर ये CH3 के आगे CH3 मतलब इस CH3 और इस CH3 का एटमोस्फेयर सेम है, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बना। अगर वो पूछता कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो एक ये टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और एक ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट एक यहां से बन जाएगा ए टाइप के प्रोडक्ट, और बी टाइप के यहां से बन जाएंगे। इस वाले हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका CH3, जैसा आप कुछ बच्चे आंसर भी दे रही थी, CH3 Cl CH3 और CH3 प्रोडक्ट हो गया आपके पास दो। अब इस दो में भी अगर दो प्रोडक्ट बन गए, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना तो वो भी काउंट कर लेते थे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी आएंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। बट इनमें से ज्यादा कौन बनेगा, जैसे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है, तो अब आपको 1 डिग्री वाला जो है वो ये निकालना है कि इस टाइप के हाइड्रोजन कितने थे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, देखना इसमें देखो 1 डिग्री बनाने के लिए ये या तीनों जगह से बना सकते थे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड इट्स रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, देखो 3 3 6 और 3 9 इनटू इट्स रिएक्टिविटी जो है 1 है, रिएक्टिविटी रेशियो 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन एक ही है, 2 डिग्री हाइड्रोजन और उसकी रिएक्टिविटी इट्स रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी होती है क्लोरीनेशन में 3.8, हाइड्रोजन है 1 1 इंटू 3.8। तो अब ये जो बने हैं ये 9 और ये 3.8 के रेशियो में बने हैं। मान लो इसका नाम हो गया जो आपने दिया था 1, ये हो गया 1 क्लोरो, यहां से दोगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है बेटा आपको। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का परसेंटेज चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे, देखो जितने हाइड्रोजन है जिस टाइप के निकलेंगे इनटू रिएक्टिविटी रेशियो 9:1, कितने में 9:1 ये, और प्लस हमारा क्वेश्चन तो हो चुका है, मैं आगे की बातें बता रहा हूं, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जनरली क्या है, एक मतलब हमारे मिसकंसेप्शन क्या होता है इस केस में, खास करके एल्केन के हेलोजिनेशन में, कि 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा बनेंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा बनेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें काउंट करना पड़ता है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है और रिएक्टिविटी रेशियो क्या है। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2 नहीं बनाओगे बेटा, इसमें आंसर ये नहीं देंगे 2 क्लोरो 2 फिनाइल वाला, इसमें आंसर देंगे ये, इसका परसेंटेज आएगा 9 हाइड्रोजन से ये बनेगा, और ये 1 हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन से बनेगा। क्लियर? किसी को डाउट? कैन डिस्कस। कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 डिग्री वाले ही ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देंगे। एल्केन के हेलोजिनेशन में, एल्केन हेलोजिनेशन, एल्कीन नहीं एल्केन, एल्केन हेलोजिनेशन में जब भी आप किसी का मेजर प्रोडक्ट बनाओ तो आप उसका रिएक्टिविटी रेशियो, नंबर ऑफ उसके हाइड्रोजन और उसकी रिएक्टिविटी करोगे, और ये रिएक्टिविटी रेशियो याद करना है। जैसे 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो 5 इंटू जितने टाइप के हाइड्रोजन है वो निकाल लोगे आप। और ब्रोमिनेशन के लिए भी ये बता देता हूं मैं आपको, फॉर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में भी 1:82:1600, तो ब्रोमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोमिनेशन में यही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सेकेंडरी 2 डिग्री वाला, क्योंकि इसका रेशियो 82 है, तो इसमें कितने होते हैं, चाहे इवन 9 हाइड्रोजन होते हैं तो 9:1 बनते, और इसमें 1 हाइड्रोजन ही होगा तो 1:82 बन गया, तब ये मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। इसी केस में 2 वाला बनता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता क्यों जो सीधा सीधा सोल्व हो रहा हो, तो वो ऐसा देगा जिसमें कुछ लोचा हो, कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में। क्लियर? कोई डाउट किसी को? 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री में बेटा रिपीट करो एक बार क्वेश्चन आपका। 1 डिग्री सर हाइड्रोजन जो है, हाँ देखते कैसे हैं ये पूछना चाहते हो? यस सर। हाँ ये देखो, ये जो जिस कार्बन पर ये हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वाले हाइड्रोजन तीनों, तो वो तीनों हाइड्रोजन अटैच हैं, वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। जिसका इस हाइड्रोजन को देखना चाहते हो इसके कार्बन को चेक करो, इसका कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। और ये भी देखो, ये भी 1 डिग्री हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये देखो 2 नहीं निकाला, हमें 3 निकालना यस सर, हाँ है ना, ये 3 है, तो 3 है तो यहाँ पर 3 डिग्री आ जाएगा। 3 डिग्री भी आएगा तब भी 1 इंटू रिएक्टिविटी रेशियो 5 आ जाएगा, तब भी 5 होगा, मेजर यही आएगा फिर भी। तो ये 3 वाला था, 2 वाला है ही नहीं इसमें, समझ गए?
ठीक है। नेक्स्ट चलो बेटा, कई बार बड़े मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम ज्यादा उलझ जाते हैं। इस टाइप के देखो कुछ क्वेश्चन में डालता जा, जो सीक्वेंस में आते जा रहे हैं वो डालता जा रहा हूं मैं प्रॉब्लम आपको। जैसे ऐसे आया, विच इज स्टेबल। सर हाँ सर अगर बोलो। ये 3 डिग्री वाले दो होते हैं मेरे पास, तो सर हाँ मेरा मेरा वही बन जाता ना फिर, दो 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 वाला, 2 मिथाइल 2 क्लोरो। हाँ, फिर 2 × 5 10 हो जाता, तो इससे ज्यादा हो जाता ना, फिर कैलकुलेशन से निकालेंगे मेजर, मतलब इसमें ठीक है सर, ओके ठीक। देखो जैसे ये आ गया बेटा, विच इज स्टेबल कंपाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब रूम टेम्परेचर पे इनमें सब में क्या स्टेबल है। नो लॉजिक, नो इश्यू। तो कैसे सोल्व करें, हमें तो बस फार्मूला दे दिया, A C7H9O, B C8H12O, C C6H11O और D C10H17O2। ऐसे बेटा आपसे प्रॉब्लम दे दिया है, बस सीधा पूछ लिया, उसमें हमसे सीधा पूछ लिया कि इसमें हमें बताना है कि भाई कौन सा स्टेबल कंपाउंड है। तो इसके लिए बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नहीं पढ़ा हो तो वो बच्चे देख लो, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जितने कार्बन होते हैं उसमें +1 कर लेते हैं और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से एक नंबर आ जाएगा, ऑक्सीजन कभी काउंट नहीं होता है इसमें। तो अब हर किसी में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट कर लो, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर 1 2 3 कुछ ऐसे आ गया तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाएंगे। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप सब में देखो, लगा के देखोगे, इसमें देखो कार्बन 7 7 और 1, और सीधा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकलना चाहिए, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, दोनों स्टेबल ही होते हैं। भाई एल्केन अपनी जगह स्टेबल है, एल्कीन अपनी जगह स्टेबल है, रिएक्टिविटी अलग अलग है दोनों की, स्टेबिलिटी को रिएक्टिविटी से रिलेट नहीं करते हैं। तो एल्केन एल्कीन, एल्केन भी रिएक्टिव हैलोजिनेशन के लिए, एल्कीन भी है, तो रिएक्टिविटी अलग चीज है लेकिन स्टेबिलिटी आप, इसका मतलब ऐसा कंपाउंड बनेगा। आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देख लो, जिसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंटीजर आ रहा है आपका, इसका मतलब वो सबसे स्टेबल कंपाउंड, सबसे मतलब जिस साल ये क्वेश्चन आया बड़ा बच्चे उलझ गए थे कि भाई निकालना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था। इसका मतलब हमें चेक करना था ये सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड में कोई है या नहीं है, या इसके बाहर है। जैसे देखो पहला एक ऑप्शन, तो पहले ए ऑप्शन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो आप। कार्बन 7 है तो 7 और 1 8, 9, तो 9 कैसे हो सकता है भाई, 9/2 तो 4.5 फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता ना, फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, गया ये बाहर। इसी में देखो C8 8 है तो कार्बन 8 और 1 9, हाइड्रोजन 12/2, ये कितना आ रहा है 3। ओके, इधर आ जाओ 6, तो वैसे भी दिख रहा है। देखो अगर ये वाला नंबर, कई तरीके हैं सीखने के, ये वाला नंबर अगर आपका ओड नंबर आ रहा है, एच ओड है, तो अनस्टेबल है। निकाल के देखो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, इसमें भी निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में नहीं आया, सीधा इंटीजर आया है नंबर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है इसका। तो कई बार इस तरह का, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे पास आया हुआ है, तो किसी एग्जाम में आया है प्रॉब्लम, तो ऐसे पूछ लिया सीधा, सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहिए था। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर वो इंटीजर में आता है देन हमारा आंसर हो जाता है, अगर फ्रैक्शन आता है तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हमें ऐसे दे दिया, बेंजीन रिएक्ट विद सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ये लिख दिया।
react with succinic hydride in the presence of anhydrous AlCl3 एंड फर्स्ट स्टेप ये करके फिर सेकंड स्टेप ले लिया, डाइल्यूट HCl से आगे ट्रीट कर दिया। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट जो गिवन है बेटा में, वो कह रहा है कि ये होगा, ये होगा। सोचो जरा क्या आंसर होगा इसका। सक्सेनिक हाइड्रेट का फार्मूला तो आता है ना, सक्सेनिक एसिड, ओम्स गा से याद रखा करो। देखो कई स्टूडेंट ऐसे हैं अपने पास जो पहले साल में निकल जाते हैं, 12th के साथ निकल जाते हैं, पहले साल में निकलते हैं, कुछ कुछ सालों के बाद भी निकलते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका फंडामेंटल क्या है, तो मैं आपको 3 बातें ही बोलूंगा बेटा। अगर आपको कभी भी किसी भी लाइफ में एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, या अभी के एग्जाम की बात करें अपने, 3 चीजें हैं। एक चीज है याद करना, चीजों को, जो सिलेबस है उसको याद करना। दूसरा उससे इंपॉर्टेंट सेकंड लेवल, उसको याद रखना। और तीसरा उससे भी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द टाइम उसको परफॉर्म करना। जितना याद रखा हुआ है फटाफट, जितना टाइम है हमारे पास उसके अंदर उसको निकालना। अगर ये तीनों स्टेज क्रॉस कर जाते हैं तो नथिंग कैन मैनेकल अस, कोई भी हमें नहीं रोक सकता हमारे कंपटीशन में फाइट करने से। तो याद तो सभी करते हैं, फिर कुछ फिसल जाते हैं सेकंड वाले पॉइंट में, याद कितना रह पाता है। जैसे मैंने अभी फटाफट बोल दिया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फार्मूला बताओ भाई, अब कितना एक जो है किसको याद आ रहा है माइंड में। और उसमें भी सबसे कामयाब कौन है, जो फटाफट बोल पड़ा, मतलब उसने परफॉर्म कर दिया। ड्यूरिंग द टाइम परफॉर्म, एग्जाम में ड्यूरिंग द टाइम परफॉर्मेंस ये मैटर करती है। किसी भी चीज में परफॉर्मेंस मेजर मैटर करती है बेटा। डांस कंपटीशन में जाओगे, कितनी अच्छी तैयारी कर लो पूरा साल, वहां जाके परफॉर्म नहीं किया, बेटर परफॉर्म नहीं किया ड्यूरिंग द टाइम, तो बाहर हो। तो सेम यही चीज है एग्जाम में भी। तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड ये मैंने ट्रिक सिखा रखा होगा आपको, जो कुछ स्टूडेंट जो पढ़े होंगे मेरे से, या बाकी टीचर ने भी किसी को सिखा रखा होगा। ओम्स का वही वाला है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, सक्सेनिक एसिड वाला सक्सेनिक एनहाइड्राइड। आंसर आया बेटा किसी का? क्या आंसर होगा, क्या आंसर दोगे इसमें? हाँ बोलो बेटा। ये तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा मतलब हम अपने कंप्यूटर का यूज करें ना, दिमाग का यूज करें, वही तो हमारे काम आना है हमारे एग्जाम में। यही समझ लो कि एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे साथ, कैसे करते जाएंगे हम इनको। हाँ दीपांशु बोलो बेटा, क्या आवाज साफ नहीं आ रही आपकी मेरे पास? क्या आ रहा है, किसी का कोई आंसर नहीं दे सर रहा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका मार्क कर देते हैं बेटा, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये कह रहे हैं। देखो चलते हैं, चलो मैं
बता देता हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस बेटा खुद करो, जितनी खुद करोगे ना तभी मैं ये आपको टाइम दे रहा हूं, उतना बेनिफिट मिलने वाला है आपको। कहते हैं ना वो खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, तो जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज नहीं मिल पाएगी, दूसरे के करने से सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है। ये देखो पहले तो ये पहचान करो बेटा, मैं आपको स्टेप सिखा सकता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के, लेकिन क्वेश्चन आपको सोल्व वहीं खुद करना पड़ेगा। ये देखो बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, ये याद कर रहे हो एनहाइड्राइड AlCl3 है। तो याद आया कुछ बेंजीन और AlCl3 से कुछ याद आया? किस टाइप का रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एसाइलेशन। यस बेटा, पहला पॉइंट आपका दिमाग एकदम से उस पे जाना चाहिए कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन है। तो यहां पर सक्सेनिक क्योंकि एनहाइड्राइड के साथ होता ही है AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां क्या होना चाहिए था, वी हैव टू मस्ट क्लियर अबाउट द फार्मूला ऑफ सक्सेनिक एनहाइड्राइड। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी मैं तरीका बता देता हूं, यही टीचर का एक रोल होता है कि आपको याद कैसे कराए। तो देखो मैंने यहां पर आपको ये 3-4 चीजें इसीलिए इस फार्मूले के अंदर बताई थी कि ओम्स गा, ये ओम्स गा क्या है, सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑक्जेलिक, फिर एक कार्बन बढ़ाते जाओ मेलोनिक, हमें आना है सक्सेनिक पे, तो सक्सेनिक मतलब 3 कार्बन वाला है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। लेकिन ये तो हुआ सक्सेनिक एसिड, उसने कहा है सक्सेनिक एनहाइड्राइड, वाटर निकाल दिया, इसका मतलब बेटा हमें ये दे दिया उसने CH3CO। सर सक्सेनिक तो 4 का होगा। हाँ ये सर- कितने का हो गया? 2 का हो गया ना, ये 2 का। अच्छा ये 3 का हो गया, ये 4 का आ गया, ठीक है तो 2 और ले लो, तो एक सक्सेनिक CH2। और आ गया, ठीक है। अब ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड, तो AlCl3 का काम क्या होता है, बिकॉज AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, सेक्सटेट होता है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन से अपना लोन पेयर ले लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन से अपना लोन पेयर लेता है, ऑक्सीजन इससे हटके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया सपोज। और बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो देता है, ये वाला ग्रुप जो होगा CO इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने ऑन बेंजीन, उसका एक्सटेंशन है ये। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का वहां चला गया और इसने अटैक कर दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, करवा देते हैं बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक। जब आप इसको बेंजीन पे अटैक कराओगे तो ये अटैक करके, ये सपोज बेंजीन है, यहां वाला H रिप्लेस कर दिया और इसने इस पर अटैक कर दिया। तो जैसे अटैक किया तो हमारे पास ये चीज आ गई, बेंजीन, बेंजीन के साथ आ गया CO, अब यहां से अटैच होगा तो ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा ना, CH2 CH2 फिर CO, और इधर आपके पास वो सारा AlCl3। अब AlCl3 में जैसे डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वाला ग्रुप फिर हट जाएगा, तो यहां से जैसे ये हटेगा तो ये CO आपका अटैच हो जाएगा इसके साथ, ये फिर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इधर अटैच हो जाएगा, यहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब दोनों साइड से ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों CO ग्रुप अटैच हो गए, एक इधर से CO अटैच हुआ, एक इधर से CO अटैच हुआ, और इनके बीच में 2 कार्बन थे आपके पास। तो ये भी तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी तो 6 आ गए, मतलब हमारा इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट देखो कौन सा है, अब ऊपर वाले ऑप्शन में जाओ आप अपने, तो क्या आंसर आ गया आपका, क्लियर आंसर बन जाएगा। ये आंसर बन जाएगा आपका। तो अगर आप ये वाला आंसर हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ, ये आंसर बन गया। तो इट मींस इसमें एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर मेरे पास सक्सेनिक एनहाइड्राइड है और ये बेंजीन है, तो इस पर अटैक मुझे इलेक्ट्रोफाइल का करवाना है, और एक पर इलेक्ट्रोफाइल कराऊंगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, दूसरे पे इलेक्ट्रोफाइल पर आके रिंग बन सकती है। तो मेरे पास 2 CO ग्रुप जहां भी देखूं मैं, अब यहां डायरेक्ट ही याद कर लो बेटा, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने, अगर सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, कोई भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके 2 CO ग्रुप है, तो डायरेक्ट अटैच कर दिया करो। अब देखो शॉर्टकट में यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अब मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, मुझे एग्जामिनर ने ये दे दिया बेंजीन, इधर देख कह दिया सक्सेनिक एनहाइड्राइड, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड का मतलब O,
CO, CO, CH2, CH2। इधर मुझे कह रहा है एनहाइड्रस AlCl3 है HCl की प्रेजेंस में, तो मुझे पता है कि ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इधर से बनेगा तो इधर से भी बन सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन इधर अटैच हो गया तो ये कार्बोकेटाइन इधर अटैच हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग 6 ही बन जाए तो ज्यादा स्टेबल है, वो बाहर हो जाएगा। सीधा सा पॉइंट, सीधा प्रोडक्ट आ गया देखो आप। बट यू आर सपोज टू नीड ऑफ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आंसर है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वही है जो बेंजीन की नॉर्मल रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। अब एक कंफ्यूजन क्या आ गया था, देखो एक बच्ची ने आंसर ये दिया था, ये वाला भी सही कर दिया उसने, मतलब थोड़ी सी गलती उन्हीं से होगी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। उसने ये सोचा कि भाई ये CO है, ये OAlCl3 है, तो OlCl3 है, आगे वो कह रहा है डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर दो, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर दें तो उसके दिमाग में ये आया कि भाई यहाँ OH लगा दूं, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके OH लगा दें जिससे ये COH आ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो स्टेप भी बनेगा इसके अंदर, वो भी सही सोच रही थी, लेकिन इसके आगे फर्दर फिर डाइल्यूट HCl के साथ जो रिएक्शन किया ना आपने, या तो वो कहता कि सीधा इसका रिएक्शन जो है एसिड H2O से कर दो, ऐसी रिएक्शन आती, एसिड भी बन जाता, नो डाउट एसिड बन जाता आपका इधर। अब लेकिन उससे भी आगे फर्दर फिर रिएक्शन हो गया है, COOH भी बन गया, डाइल्यूट HCl था, H पॉजिटिव वापस देके फिर वाटर निकाल देगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहां तक ठीक थे आप, एक स्टेप और आकर के उसने फिर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर दिया, इसलिए हमें यह आंसर देना पड़ा। क्लियर? देन देखो बेटा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे का मतलब है इस टाइप के प्रॉब्लम जनरली आते हैं एग्जाम में, कंसेप्चुअल बेस है। CH2 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 CO, और इधर कर देते हैं CH2 CH2 CH2Cl। ये एक मिनट रुकेंगे आप। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में अगर ये जो जाएंगे ये तभी जा सकते हैं OH वाटर जब निकालेंगे जब हीटिंग हो। हीटिंग दिया हुआ था क्या ऊपर, जरा देखो, अगर हीटिंग नहीं है तो रिएक्शन यहीं तक रुकेंगे, फिर उसका आंसर सही हो जाएगा। हीटिंग चेक करो, अगर सिर्फ डाइल्यूट HCl दिया हुआ है तो वहीं तक रुकेंगे। यस, देखो यहां पर सिर्फ जो है डाइल्यूट HCl दिया हुआ है, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है या डाइल्यूट HCl, फिर यहीं तक रुकेंगे आप, यही वाला ठीक होगा। फिर अगर इसमें आगे ऐड और कर देता, इतना सा फर्क डाल देता कि हीट और कर देता, तब ये वाटर रिलीज करते, क्योंकि एलिमिनेशन तभी होगा जब हीटिंग होगा, देन ये CO इधर आ जाता। तो नहीं, ठीक है, ये आपका यही दोगे आप। अगर हीटिंग नहीं दे रखा है, डाइल्यूट HCl है, तो डाइल्यूट HCl का मीनिंग तो यही हो गया ना जो अभी हमने बनाया, डाइल्यूट HCl हमने ये किया था, यहां एक्सप्लेनेशन दिया, ये किया था। तो डाइल्यूट HCl का मतलब तो यही है, डाइल्यूट HCl का H प्लस H2, तब तक तो ठीक है, OH ही लग, वापिस ये क्या है, AlCl3 कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा, OH लग जाएगा, तो यहीं तक आएगा COH। लेकिन इसके आगे तभी होगा जब ये हीटिंग करें। हीटिंग वाला नहीं दे रखा है तो यहीं रोक दो, हीटिंग दे रखा है देन आप H2 निकाल के फिर CO पॉजिटिव वापस रखेंगे। इसमें सेकंड ही आएगा बेटा, फर्स्ट आपका तब आएगा जब हीटिंग आएगी, क्योंकि इसमें और दूसरे वाले में दोनों में सेम कंसेप्ट से आपको अप्लाई करना है इसमें। जैसे यदि दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तो छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे यहां मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया, इस एग्जाम में मैं लिख दिया एल्कोहलिक KOH, ये दे दिया बेटा आपको, और 2 मोल दे दिए, फिक्स है, फिक्स कर दिया, और ये प्रोडक्ट बना दिया A। अब आपको आंसर दे दिए मैंने CH2CH। अब जो दे रहा हूं बेटा कुछ एक्सेप्शनल से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, CH2
मतलब जैसा हम सोचते हैं उससे अलग आता है। ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया। ओ एच ये दे दिया। इसमें देखो बेटा आंसर क्या आएगा आपका। अभी 3-4 क्वेश्चन जो अभी जो बताने जाऊंगा मैं आपको, काफी एक्सेप्शनल से क्वेश्चन होंगे जो हम जनरली पढ़ते हैं उससे अलग टाइप से आंसर देने हैं। अल्कोहलिक केस दे दिया, ऊपर वाला प्रोडक्ट दे दिया आपको, और नीचे रिएक्टेंट दे दिया, नीचे वाला प्रोडक्ट बनाना है आपको। बताओ बेटा, रिस्पॉन्स करो। क्या सर आंसर? फर्स्ट। फर्स्ट आंसर। और किसी का बेटा? थर्ड। थर्ड आंसर। और किसी का? चलो देखते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही, उनका थॉट बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि मैं लास्ट में इस 3-4 क्वेश्चन ऐसे उठा रहा हूं जो थोड़े से मतलब लेवल में इंक्रीज होंगे। देखो ये बिल्कुल सही है कि ये आपका एल्काइल हैलाइड है और ये अल्कोहलिक क्यूएच है। तो जब भी एल्काइल हैलाइड होता है अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट करता है, तो अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द अल्कोहलिक क्यूएच देन इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल वे में दिख रहा है हमें एलिमिनेशन। लेकिन डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं करना, हमें क्या करना है, मैकेनिज्म को सोल्व करना है। तो मैकेनिज्म सोल्व कैसे करेंगे हम? सपोज ये हमारे पास ये था Cl, हमेशा क्या है, कोई भी रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां पर स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बनता है वो स्टेबिलिटी का है। सपोज यहां से हम Cl निकाल दें, यहां से हम Cl निकाल देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से भी Cl निकाल दें तो यहां भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है C डबल बॉन्ड O का जो इफेक्ट होता है -I है। -I है तो ये बेटर होगा कि भाई हमारे पास स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये जो CO है, तो हमें एक सीधा सा हमें लग रहा है कि सर Cl इधर से हटा दें, जैसा कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है H इधर से हटा दें। ठीक है, ऑप्शन बन सकता है CH2 CH, फिर CH2 CO, फिर इधर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इसमें देखो रेजोनेंस टूट रहा है बेटा, देखो इसलिए एक्सेप्शनल केसों में से ही आता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि रेजोनेंस कंटिन्यूअस रहे, या हम ये कहें कि अनसैचुरेशन कंटिन्यूअस रहे, तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए ये एक्सेप्शनल केसेस है। इसमें ये जो बनता है, इसके बनने के बाद वापस जो होता है आपका वो रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ रिएक्शन जो ये कर रहे हैं अपने, इस रिएक्शन के अपोजिट जो H निकलता है वो यहां से निकलता है, उससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो जैसे ये यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ तक हो जाता है, ये ठीक है, जैसे पिछले केस की तरह एक स्टेप आगे। फिर आगे क्या, जैसे एल्कोहलिक क्यूएच रखा होता है, तो ये H जो होते हैं ये काफी एसिडिक हैं।
और KOH काफी बेस है, बेसिक है, तो ये H निकल जाते हैं, ये वाले H निकल जाते हैं, तो ये CH2 CH और CH जैसे एसिडिक होता है, तो यहां पर आपका CO इसी टाइप से CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो H होता है ये इस टाइप से निकलता है कि ये इधर आके इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं। इससे क्या है कि साइकिल रिंग बनती है दो। रिंग क्या होता है, ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ये भी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, रिंग भी डबल बॉन्ड। तो इसमें देखोगे अनसेचुरेशन अल्टरनेटिव हो गया, इसको आप अनसेचुरेशन सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेशन सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेशन, इसलिए यहां आप जो प्रोडक्ट देंगे वो ये वाला देंगे। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही है, वहां तक जाना है आपको, तो ये आप प्रोडक्ट नहीं बना करके आप इस टाइप का इसके अंदर प्रोडक्ट बनाएंगे। Cl निकलेगा, लेकिन Cl वाला जैसे ही बॉन्ड ये इधर से आपका इधर आएगा, Cl निकलने पर ये H वाला ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ वाला H और निकलेगा, तो ये आपके इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा पहले, लेकिन बाद में रीअरेंज हो जाएगा इस वाले में। तो ज्यादा स्टेबल ही है, क्योंकि इसमें देखो कॉन्जुगेशन टूट रहा है, वैसे देखोगे तो आपको थोड़ा सा देखोगे तो क्लियरिटी मिल जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन टूट गया। लेकिन यहाँ देखो ये भी डबल बॉन्ड की तरह ही है, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हो आप, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही है ये भी, रिंग भी। तो रिंग सिंगल बॉन्ड फिर अनसेचुरेशन सिंगल बॉन्ड, ये तो आंसर ये देना है। तो कुछ रेयर एंड रेयरेस्ट क्वेश्चन में से ऐसे आते हैं आपके, तो उन क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना है। और पढ़ना हो, मैं बार बार आई एम सेइंग यू कि आप पूरा डिटेल पढ़ना है तो टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जैसे रीअरेंजमेंट पढ़ना है, गिरनियार पढ़ना है तो सिर्फ गिरनियार के बारे में दे रखा है उसमें। ये देखो इस टाइप के भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ भी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो कुछ याद कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ फेमिलियर ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of compound is a pair of an enantiomer? पहला ऑप्शन दे दिया, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चनों में होते हैं ये, BR C BR C है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पेंटागोनल वाला, ये ऐसे और ऐसे दे दिया, और एक दे दिया ऐसे करके, इधर ऐसे और ये ऐसे दे दिया। एक प्रॉब्लम ये वाला दे दिया, एक दे दिया कि भाई कोई भी नहीं है इसमें से, मान लो इसमें से अपने को कौन सा पेयर एनेंशियोमर है वो सिलेक्ट करना है और कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आ जाए तो हमारे पास कैसे करेंगे, देखो देखो इसमें आपको क्या ढूंढनी होती है, एसिमेट्री ढूंढनी होती है। अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्री है तो वो एनेंशियोमर नहीं बनाएगा, और एसिमेट्री नहीं है तो एनेंशियोमर बनाएगा। सिंपल तरीका तो ये होता है। तो इसलिए आप सीधा देखो, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को देखता हूं तो ऐसे इक्वली डिवाइड करूंगा तो इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये अबोव द प्लेन जा रहा है और ये दिखा ऐसे रहा है, तो इसका मतलब बिलो द प्लेन जा रहा है। दोनों ऊपर होते तो सिमेट्री दिख सकती थी, इसका मतलब इस टाइप वाला कंपाउंड जो एसिमेट्रिकल है, तो ये
आपको दिखा सकता है। इधर देखो ऐसे इक्वली डिवाइड कर सकते हो, ये तो इक्वली डिवाइड कर सकते हो आप। ये जो इस टाइप वाला कंपाउंड आता है उस वाले कंपाउंड को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे, जैसे ये निकालोगे आप। अब आर और एस आना चाहिए, काफी अब जो है काफी डीप जो है वो थिंकिंग चलेगी। भाई ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो ये 4 ग्रुप देखो, ये कार्बन वाला हो गया, ये ब्रोमीन वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो ये CH3, ये ब्रोमीन, ये कार्बन के साथ Cl, तो प्रायोरिटी नंबर 1 या 1, इधर प्रायोरिटी नंबर B, इधर प्रायोरिटी नंबर C। A से B से C की साइड घूम रहा हूं मैं, तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं A से B से C, क्योंकि हमें फ्लाइंग वेज फार्मूला दे रखा है, अलग अलग फार्मूले में अलग अलग बात होती है। A से B से C घूमे तो राइट साइड घूम रहे हो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन राइट साइड वाला आ गया, इसको R फॉर्म बोलते हो। यहाँ BR वाले का निकालो, देखो BR ऊपर हो गया तो ये आपका H नीचे हो गया, इसमें प्रायोरिटी निकालूंगा तो A, इधर लाओगे B, ये C, तो A से B से C की साइड घूमो, देखो A से, और A अबो द प्लेन है, ये आपका बिलो द प्लेन है, तो A B C। अब A से B से C घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया S। अब चेक करो H, देखो इसमें बिलो है तो ऐसी रिपोर्ट होगा, इसमें H अबो है तो इसका उल्टा रिपोर्ट होगा, S रिपोर्ट होगा। तो ये भी S आया ब्रोमीन वाला, ये भी S आया, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर कंपाउंड है। तो जब फ्लाइंग वेज फार्मूला होता है तो उसके जो कुछ रूल पढ़ रखे थे हम लोगों ने कि भाई RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, H अगर बिलो आता है तो जैसा निकालेंगे वही का वही आंसर होगा, H अगर अबो आता है तो जो आंसर आता है उसका अपोजिट निकालेंगे। मैंने दोनों निकाल के देख लिए, कहने का मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल है जो टेढ़ा मेढ़ा करके रखा हुआ है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल है, तो डायरेक्ट आप जाओगे इस टाइप में जहां आपको एसिमेट्री दिख रही हो, वो आपका बेस्ट आंसर होगा एसिमेट्री वाले केस में। अगर इस टाइप वाले केस हैं तो फिर इसमें आपको R और S निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत प्रॉब्लम देता है किसी और को। अगर कोई पूछना चाहता है तो इस पर डिस्कस कर सकता है मेरे से अभी। सर सेकंड ऑप्शन बता दो। सेकंड ऑप्शन में देखो ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये नीचे की साइड जा रहा है, तो ये सिमेट्री कैसे हुई, सिमेट्रिकल कैसे हुआ ये मॉलिक्यूल? ये अबो द प्लेन है, ये तो ऊपर की साइड चला गया अबो द प्लेन, मतलब आप पेन रख दो यहाँ पर आपने पेन रख दिया तो आपकी साइड आ गया पेन, इस पॉइंट पे पेन आपसे अपोजिट साइड रख दो, तो ये दोनों को आप इक्वल हाफ में थोड़ी डिवाइड कर सकते हो। इसको आप 3D में सोचो इस चीज को कि इक्वल डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर यही चीज ऐसे होती, मैं ऐसे कर देता, इसी एग्जांपल को देखो ऐसे कर देता, इसका मतलब यहाँ पेन रखो, ये भी आपकी साइड आ रहा है पेन, यहाँ तो पेन सिमेट्री है, सिमेट्री होगी ना ये। तो इस सिंबल का मतलब निकल आया ना कुछ, ये दोनों एक जैसे। अब ये और ये रख दूं मैं आपसे कह दूं कि ये और ये कंपाउंड बताओ क्या फर्क है दोनों में, तो कोई फर्क नहीं है बेटा, एक ही बात है। इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है। सिमेट्री होती है तो वो दो पेयर हो ही नहीं सकता कंपाउंड। लेकिन मैंने ऐसे रख दिया तो एक सिंपल से तरीके से करा रहा हूं ना, ये तो ये ऐसे रख दिया और ये ऐसे रख दिया, तो ये तो ऐसे हो गया ना ये वाला। डैश डैश का मतलब तुम सोचेंगे तो ये ऊपर आपके अबो द प्लेन आएगा, तो ये बिलो द प्लेन। अब सिमेट्री कहाँ आई, ये तो नहीं आई, इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एसिमेट्रिकल जब भी होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, और जब सिमेट्रिकल होता है तो अकेला एग्जिस्ट करता है वो। इस ऐसे ही तो करते थे आप, सबसे बेस्ट तरीका यही तो होता है सिमेट्री देखने वाला। लोग वो कायरल कोरल सेंटर काउंट करवा देते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या, एग्जाम का क्वेश्चन तो होना नहीं कायरल सेंटर से। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास COH, देखो एक सिंपल एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। COH मैंने आपको कर दिया ये H OH OH, और एक कर दिया ये COH HH OH OH CH। अब देखो ये तो सिमेट्रिकल हो गया ना, दोनों साइड एक जैसे, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो ये एनेंशियोमर नहीं बनाएगा, ये अकेला होगा, वन कंपाउंड होगा। लेकिन इसमें देखो ये कहाँ सिमेट्रिकल है, इधर HOH आ रहा है, इधर OHH आ रहा है, H के इधर OH, OH के इधर H आ रहा है, इनकी सिमेट्री नहीं आ रही इसमें। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। टार्ट्रिक एसिड का ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है तो ये हमेशा एनेंशियोमर पेयर में होगा, एक ये होगा, एक दूसरा बना दो जो उसको उल्टा करके बनाओगे ऐसा, COH OH इधर, H इधर, फिर H इधर, OH। तो ये एसिमेट्रिक है तो एनेंशियोमर पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एनेंशियोमर पेयर। तो आपसे पूछा जाए भाई ये वाला कंपाउंड जो है COH CH OH CH OH COH कितने आइसोमर बनाएगा, तो एक ये बनाएगा, सिमेट्रिकल वाले को मीजो बोलते हैं, और ये D और L फॉर्म बनाएगा, दो एसिमेट्रिक वाला एनेंशियोमर पेयर होता है, तो 3 आ गए। बाकी मैंने आपको फार्मूले भी करवा रखे हैं
डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। तो वही चीज इसमें कि ये कंपाउंड में मैंने अगर कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लिया तो अब देखो इस कंपाउंड के कितने बन गए, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं सिर्फ, मैं पूछूं आपसे कितने एनंशियोमर बनेंगे, बताओ कितने आइसोमर बनेंगे इसके ऑप्टिकल, कितने बनेंगे बेटा? एग्जाम में आपके आ गया हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, क्या आंसर दोगे? यही तो दोगे बेटा, ये यहां देखो, यहां तो फिक्स है ही नहीं, इसका मतलब इनका अरेंजमेंट में डिसाइड करूंगा, कैसे कर सकता हूं, ये दोनों ऐसे रख दूं या ऐसे रख दूं, वो तो एक ही बात होगी, वो तो एक ही कंपाउंड है। अगर मैंने एक ऊपर रख दूं एक नीचे रख दूं तो ये एसिमेट्रिकल है, तो ये पेयर में होगा, एक ऐसा बनेगा एक इसका मिरर इमेज बनेगा, तो 3 हो गए इसका आंसर। आप जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसे लग रहा है ये सारी केमिस्ट्री जीरो से दोबारा पढ़ने के लिए बैठे हो, पढ़ाई नहीं जैसे अभी तक कुछ। ये मैं आपको दे रहा हूं एक अरेंज देयर स्टेबिलिटी given jam diols in decreasing order। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं आपसे। अब इस प्रॉब्लम में मैंने आपको ये दे दिया COOH, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये भी, मतलब इसमें आप फंस सकता है, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की हो वो भी फंस सकता है। तो मैंने लास्ट में भी आपको बोला है, मैं प्रॉब्लम ही ऐसे करा रहा हूँ 4-5, पहले वाले तो नॉर्मल सीधे सीधे वाले किए थे, अब ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स है, कोई पॉइंट्स फंसता है इसमें। बेटा हमको ये करना है कि इसमें हमें ये बताना है अरेंज द स्टेबिलिटी गिवन जेम डाइऑल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा सबसे स्टेबल है और कौन सा सबसे कम स्टेबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मोस्ट स्टेबल कौन है, किसके लिए? डायोल के लिए। मोस्ट स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन? बताओ बेटा क्या आएगा, मोस्ट स्टेबल इनमें कौन होगा और लेस स्टेबल कौन होगा? लेट ट्राई। आपको क्या लगता है, आपने अब तक आज तक ज्ञान लिया 11 से 12 से कम किसी को 2 साल हो गए, 3 हो गए, 4 भी हो गए होंगे, तो उस नॉलेज को सारा लगाओ कि क्या आंसर दे हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताओ बेटा बताओ, बताओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, कुछ आंसर दो। 132। 1 बेटा सबसे स्टेबल कह रहे हो या अनस्टेबल? टेबल। 1 सबसे स्टेबल, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ रहा है, मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 3, नहीं, 1 1 3 1 3। 1 3 2 आ गया, ठीक है। और कोई?
और किसी का आंसर बेटा? चलो करते हैं। देखो बेटा, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आपने कभी डायोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्टेबिलिटी का? स्टेबिलिटी ऑफ डाईओल। तो हम ये पढ़ते हैं कि एक ही कार्बन पर ज्यादा OH नहीं ठहर सकते। अगर स्पेस चाहिए उनको ठहरने के लिए, ज्यादा कार्बन होंगे, कार्बन पर ज्यादा OH होंगे तो टकराएंगे, टकरा के वाटर रिलीज कर देंगे। तो जिस कार्बन के ओ, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH भी हैं, अगर ये पास पास टकरा गए तो वाटर रिलीज कर देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? OH और OH के बीच की डिस्टेंस देखनी है। जिसमें OH और OH के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी वो आपका सबसे स्टेबल होगा। अब देखो, ये जो रिंग है ये 3 कार्बन वाला रिंग है, तो ये एंगल कम होगा। ये आपका, इसमें आपका स्पेस ज्यादा आ जाएगा। भाई ये जैसे जैसे, कहने का मतलब ये स्मॉल है, रिंग स्मॉल है तो ये स्पेस ज्यादा है, कहने का मतलब ये, जितना रिंग स्मॉल होगा उतना स्पेस ज्यादा होगा। उसी टाइप से ये थोड़ा सा रिंग बड़ा हो गया, ये स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये स्पेस बड़ा हो गया, ये स्पेस थोड़ा सा आपका और बड़ा हो गया स्पेस। तो अब इस स्पेस का, रिंग बड़ा होने से ये जो इसको OH को स्पेस मिलता है वो कम होता चला जाता है। तो ऑन increasing, simple, on increasing size of ring, space for 2 OH group decreasing। और स्पेस अगर डिक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, टकरा के वाटर निकाल देगा वो, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो बेटा ये थर्ड नहीं लेना, आपने सिंपली सोचना है कि स्पेस के हिसाब से, डाईओल जब भी आ जाए स्पेस के हिसाब से सोचना है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल 1, आपने सही सोचा है 1। फिर आपका, आपने एंगल से सोच लिया होगा लेकिन हमें स्पेस से सोचना है, 1, 1 के बाद 2 और फिर 3। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता बेटा, कुछ नहीं रखा मैंने, ऐसे लिख दिया। ये इस और उस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। मैंने पूछ लिया इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो अब डायोल नहीं है बेटा, ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब स्ट्रेन कम होना चाहिए। तो ये अगर छोटा है, स्मॉल रिंग है, तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। अब बिल्कुल उल्टा आंसर आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछोगे तो लार्जर द रिंग, 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लार्जर द रिंग मोर द स्टेबिलिटी, लेस द स्ट्रेन मोर द स्टेबिलिटी। तो इस केस के अंदर स्टेबिलिटी जो होगी, अगर रिंग सिर्फ दे रखे हैं तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, जनरल स्टेबिलिटी पूछ रहा है। जनरल स्टेबिलिटी रिंग से देखते हैं, जितना रिंग छोटा होगा मॉलिक्यूल में स्ट्रेन ज्यादा आएगा। स्ट्रेन, और स्ट्रेन कम करने के लिए रिंग बड़े हो जाते हैं और 6 में आते आते स्ट्रेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, 109 डिग्री 28 एंगल पहुंच जाता है। बट अगर डायोल की बात करें तो जितने OH का, आपका जो OH होते हैं उनके बीच टक्कर कम होनी चाहिए। वो कब हो सकती है? जब स्पेस ज्यादा होगा तो दूर दूर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और आपकी डाईओल की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। यही रीजन होता है। देखो बेटा, जो आपका डाईओल होता है, आप कहते हो जो ये 1 कार्बन वाला डायोल जो होता है CH2OH काफी स्टेबल है। ये जेम डायोल जो हाइड्रेट्स इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड का, और यू कैन सी द चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड ऑनलाइन, वहां पर आपको बड़ा बेटर वे से मेंशन कर रखा है, पूरी डिटेल दे रखी है मैंने, पढ़ सकते हो वहां पर। अब जितनी ऑर्गेनिक चल रही है वहां पर आप हेल्प ले सकते हो, नेक्स्ट क्लास से पहले वहां जितना पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं, थ्योरी भी दे रखी है। तो अब देखो, जैसे ही H और OH जाएगा तो ये बन जाएगा। अब रीजन क्या हुआ, ये क्यों स्टेबल है, हाईली स्टेबल है? बिकॉज H और H तो बहुत छोटे मोलिक्यूल है, इसलिए OH का स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, इधर से इधर दूर जा सकते हैं एक दूसरे से, इसलिए हाईली स्टेबल है। इसी को तो फॉर्मेलिन बोलते हो बेटा। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तक, 37% तक जो एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो उसका जेम डाई हेलेट बन जाता है। इसी टाइप से अगर यहाँ क्लोरल हाइड्रेट होता तो वो भी काफी स्टेबल होता, ClCl। अगर यहाँ CH पर 2 OH लगे होते तो उसका भी रीजन क्या होता है कि ये जो OH लगे होते हैं ये OH टकराते नहीं है, बिकॉज ये H पीछे Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, Cl के साथ। तो एक ऐसा एग्जांपल जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। एनसीईआरटी में तो लाइन लिखी हुई है कि भाई ऐसे लिखा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? कहता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वो तो पर बॉन्ड के लिए, अगर एक ही कार्बन पर बहुत सारे क्लोरीन आ जाएं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ भी हो सकती है, Cl के साथ। देखो क्लोरल हाइड्रेट,
क्लोरल हाइड्रेट इज द एग्जाम्पल। ये बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले हैं ये, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी हो सकती है। अब देखो टक्कर नहीं होगी, नो कोलिजन, नो कोलिजन तो क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है। तो OH OH के बीच डिस्टेंस देखना है, वो कैसे देख पाते हो तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज इतना है। फिर इसमें जो है कुछ मैं प्रॉब्लम भी डाल दूंगा, DPP मिक्सअप करके कुछ डाल दूंगा, तो वो भी आपने सोल्व करनी है। और साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टाइप से प्रॉब्लम लेंगे। तो जितनी क्लासेस अपने को मिलती हैं, जो भी क्लासेस अवेलेबल होंगी, तो उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिक करेंगे। तो इसमें मैंने फिर आपको बोला है कि आप ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन में अपनी कैल्विन के साइट पे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक किए हैं। क्योंकि लास्ट में जो जो बच्चों ने कहा था कि हमारी ऑर्गेनिक में रह गया है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, तो उसका सारा लेक्चर अवेलेबल है और काफी डिटेल्स अवेलेबल है कई जगह पे। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल, गिरनियार रिएजेंट की सारी रिएक्शन एक साथ दे रखी है। एक टॉपिक है गिरनियार रिएजेंट, रिडक्शन, रिडक्शन के सारे टॉपिक एक साथ ही, मतलब जहां जहां रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन, एक ही लेक्चर के अंदर सारे हैं। तो वो कंबाइंड स्टडी हो जाएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू। अगर आप उसको स्टडी करते हो फिर क्लास में आते हो, तो फिर क्या है कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। बस ऑर्गेनिक में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया तो इसके जितने 10 या 15 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो वो नहीं रुकेंगे, आपके हो जाएंगे आपके। लेट्स सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। देखते हैं जो भी आता है आपका भी। मैं अभी लीव कर रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नो देन आई एम लीविंग।